हेलो स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या इसको हिंदी में हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, यह जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितने भी हमारे बोर्ड के विद्यार्थी हैं जो अब की बार क्लास 12th में हैं और जितने भी 11th के विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही। साथ ही साथ जो नीट और आईआईटी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक में सबसे बेसिक से जो है इसको आपको समझाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको जटिल लगते हैं वो टॉपिक कैसे आसान बनाए जाएँ। तो आपको इन टॉपिकों को आसान बनाने के लिए आज हमने ये वीडियो जो है बनाया है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं तो आपका केमिस्ट्री में एकदम बिल्कुल कमांड बन जाएगा और केमिस्ट्री में आप अच्छा जो है आप परफॉर्मेंस करेंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा जो टॉपिक है ये है कार्बनिक रसायन, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ठीक है, ये आपके क्लास 11th का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ठीक है। यदि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो वो भी समझ ले, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसको कहेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में भी हमने बता दिया और हिंदी में। ये हमारा टॉपिक है आज का। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी चैप्टर की जान उसके इंट्रोडक्शन में होती है, तो सबसे पहले हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना है, ठीक है, कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी पर, आपके पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक जो होता है डियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अनिवार्य होता है। तो डियर स्टूडेंट, पृथ्वी पर जो है जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, ठीक है। ये आपको ध्यान से समझना है। इसके अंतर्गत जटिल अणु, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या जटिल अणु, जैसे आनुवंशिक सूचना वाले, ठीक है, तो जो जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे सूचना वाले जो आपके जटिल अणु हैं जिनको हम कहते हैं डीएनए। तो डियर स्टूडेंट, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यह डीएनए क्या होता है, यह हमारा एक प्रकार का पेरेंटल कैरेक्टर को क्या आता है उसके ऑफस्प्रिंग में, उसकी संतानों में ले जाने के लिए ये डीएनए जिम्मेदार होता है। इसीलिए डीएनए को हम आनुवंशिक सूचना का वाहक या कैरियर भी कहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो कार्बनिक यौगिक होता है इसके अंतर्गत जो जटिल अणु होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है। तथा दूसरा होता है उसका प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारा डीएनए और प्रोटीन्स, ठीक है, यह जो है कार्बनिक यौगिक का एक जटिल अणु है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें डीएनए जो होता है यह हमारे आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है, यानी हमारे माता पिता के कैरेक्टर को, ठीक है, आगे जो है ले जाने के लिए, ठीक है, यानी पेरेंटल कैरेक्टर को उनके बच्चों में, उनके संतानों में ले जाने के लिए क्या होता है, यही डीएनए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यह जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है डीएनए तथा प्रोटीन, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, यह हमारे रक्त, मांसपेशियों में, ठीक है, तथा त्वचा में यह जो है एक आवश्यक घटक या आवश्यक यौगिक क्या करता है, बनाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा आनुवंशिक सूचना का वाहक डीएनए है और प्रोटीन है, यह हमारे रक्त, मांसपेशियों तथा त्वचा में, ठीक है, एक आवश्यक घटक बनाता है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। कार्बनिक यौगिक डियर कहाँ पाया जाता है, हमारे कपड़ों में, ईंधनों में, बहुलकों में, ठीक है, रंजकों आदि में क्या होता है, यह पाया जाता है, ठीक है। तो यह भी आपको जानना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक वर्जिलियस थे, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक वर्जिलियस ने यह सबसे पहले प्रतिपादित किया, यह सबसे पहले बताया कि जो जैव शक्ति होती है, जो वाइटल फोर्स होते हैं, ठीक है, यह जो है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि सबसे पहले स्वीडिश वैज्ञानिक वर्जिलियस ने यह बताया कि जो जैव शक्ति होती है, जो वाइटल फोर्स होती है, यह कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। अच्छा, तब तक डियर यह जो है बात सबको पता थी कि अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ को कभी भी बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। तो सबसे पहले जो वर्जिलियस साहब थे, इन्होंने सबसे पहले यही बताया कि जो है जैव शक्ति, जो वाइटल फोर्स होती है, ये कार्बनिक यौगिकों क्या है, निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो केवल इतनी ही बात तक पता थी कि तब तक सभी वैज्ञानिकों द्वारा यह बता दिया गया था,
ठीक है। क्या बताया गया था? ये बताया गया था कि जितने भी कार्बनिक मटेरियल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनको कभी भी जो है अकार्बनिक पदार्थ से बनाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं ना कि जब तक कोई किसी काम को कर नहीं लेता तब तक वो चीज़ उसको क्या लगता है? असंभव लगता है। जैसे राइट और ब्रदर नामक जब दो भाइयों ने ये बताया कि जो है साइकिल के मोटर पार्ट से हम दुनिया को उड़ना सिखाएंगे, ठीक है, तो सबको क्या लगा? सबको असंभव ही लगता था। लेकिन आज देखिए हम लोग जहाज से जो है यात्रा कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से तब तक डियर सभी वैज्ञानिकों को यही पता था कि यार अकार्बनिक पदार्थ से कभी भी कार्बनिक पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन डियर सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे एफ होलर नामक वैज्ञानिक, ठीक है। तो एफ होलर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, ठीक है, अपने प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थ से, ठीक है, क्या बनाया? कार्बनिक पदार्थ बनाया। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे पहले जो है कौन से साइंटिस्ट ने जो है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ को बनाया? तो डियर आपको ध्यान देना है एफ होलर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, सबसे पहले जो है अपने प्रयोगशाला में, अपने लेबोरेटरी में, ठीक है, अपने लैब में सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ से क्या किया? कार्बनिक पदार्थ को बनाया। तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि वह अकार्बनिक पदार्थ जो है क्या था? अमोनियम साइनेट था। तो अमोनियम साइनेट से जो है सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था आपके लैब में, ये बात को ध्यान देना है। और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट हैं कौन है? एफ होलर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले एफ होलर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि किसी भी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ को बनाया जा सकता है, और वह अकार्बनिक पदार्थ था डियर आपका अमोनियम साइनेट। तो NH4CNO, ठीक है, इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। यह है आपका अमोनियम साइनेट, ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है? यह है इनऑर्गेनिक पदार्थ है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। इससे क्या बनाया? इससे हीट करके, यानी गर्म करने पर जब इसको हीट किया गया अमोनियम साइनेट को, तो बना आपका यूरिया, यानी NH2CONH2, ठीक है। यह क्या है? यह आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, या हम कहें कि ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ है, और इसको कहते हैं यूरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना है कि सबसे पहले अमोनियम साइनेट से यूरिया को बनाया गया लैब में, ठीक है, प्रयोगशाला में, और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट हैं एफ होलर। तो जैसे ही एफ होलर ने इसको बनाया डियर स्टूडेंट, तैसे ही जैसे होड़ ही लग गई, ठीक है। और कोल्बे नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो कोल्बे नामक साइंटिस्ट ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? किसी अकार्बनिक पदार्थ से जो है एसिटिक एसिड नामक कार्बनिक पदार्थ बना दिया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को बनाने वाले कौन हैं? आपके कोल्बे नामक वैज्ञानिक। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे बर्थोले, ठीक है। तो बर्थोले ने क्या किया? बर्थोले ने किसी ऑर्गेनिक पदार्थ से जो है मेथेन को सबसे पहले बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत प्रकार के जो है पदार्थ बनाए गए। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि अमोनियम साइनेट को, ठीक है, गर्म करके यूरिया बनाया गया। उसके बाद कोल्बे नामक वैज्ञानिक ने एसिटिक एसिड का निर्माण किया। उसके बाद बर्थोले ने मीथेन नामक कार्बनिक पदार्थ को बनाया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ को जो है बनाया गया, ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा। और इससे पहले लोगों को ये पता था कि किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से, किसी भी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इस पूरे चैप्टर के लिए। तो अब हम इसके जो है बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन जो डियर होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। यदि हम इसका अबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये होता है डियर 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है, यह s और p सबसेल में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर, जब हम डियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को पढ़ते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसमें ये जो है एक कन्फ्यूजन होता है सबको कि हम जब संकरण को पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को जब हम पढ़ते हैं, या इसको हम हिंदी में कहें संकरण, ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों ESP, ESP2 और ESP3 ही पढ़ते हैं? sp3d या d2sp3 या sp3d3 हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो इसका आंसर डियर हमने यहाँ पर बता दिया है कि देखिए जब आप कार्बन का जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ये देखिए s और p सबसेल में ही प्रवेश कर रहा है इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसीलिए s और p, यहाँ पर d तो है नहीं, d ऑर्बिटल यदि होता तो sp3d भी हो सकता था।
तो कार्बन के विषय में हम पढ़ रहे हैं और कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है s और p में है, ठीक है। इसीलिए हम केवल इसमें sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है। अब डियर ये भी आपको जानना है कि जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 4। देखिए यदि हम इसको समझाएं तो देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 4 है, ठीक है। तो 4 है यानी इसकी जो वैलेंसी है कितनी है, 4 है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। या तो आप इसको यदि ऐसे समझें, देखिए 2 और 4, तो यहाँ से K में तो आपको पता है 2 होता है, ठीक है। यहाँ से L में देखिए कितना है, L में जो है सबसे आउटर मोस्ट सेल L है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो किसी भी एटम के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है यही उसके क्या होते हैं, ये उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। और यही वैलेंस सेल होता है। तो ये लास्ट वाला वैलेंस सेल है, ठीक है। इसे संयोजी कोश कहते हैं हिंदी में, और संयोजी कोश में वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 4 है, यानी कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, ठीक है। तो इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। देखिए कार्बन है, इसका ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है और ये आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से कार्बन के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हमने दिखा लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास वैलेंसी कितनी है, 4 है। यदि ये किसी से अटैच हो, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन से यदि ये अटैच हो रहा है, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना, 1 होता है। दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तीसरा हाइड्रोजन उसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। चौथा हाइड्रोजन है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सह संयोजक बंध बनेगा समान इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का सह संयोजक बंध है या कोवैलेंट बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, देखिए एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि देखिए बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 और 4। तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन के पास बॉन्ड कुल मिला जुला के कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, यदि वो सिंगल बॉन्ड में है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझना है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ इस हाइड्रोजन का देखिए 2 हो गया, ये भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन का देखिए 2 हो गया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ देखिए 2 हो गया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है, ठीक है। आपको ध्यान देना है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी तत्व क्या कहते हैं, अष्टक नियम का पालन करते हैं। अब अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम डियर ये है कि सभी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को वो दान करते हैं, डोनेट करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से यहाँ अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर हमें समझना है तो देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में देखिए यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये अपने अष्टक को यानी 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है। इसके लिए इसने जो है 4 हाइड्रोजन से क्या किया, संयोग हुआ। तो यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके 4, 2 इसके 6 और 2 इसके 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कार्बन की जो वैलेंसी है तो 4 है, और 4 इसने क्या किया, सहयोग लिया किसी दूसरे से यानी हाइड्रोजन से, और इस प्रकार से इसने क्या किया, अपने ऑक्टेट को यानी 8 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, तो ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आपको ध्यान देना है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर अकेला था, इसकी वैलेंसी क्या थी, 4 थी, जिसको हमने जो है कोवैलेंट जो है बॉन्ड से जो है इसको सीख लिया है, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए एक दूसरा भी तरीका हो सकता है जिसे कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है डियर। तो यहाँ से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने इसको लिखा है, तो यहाँ पर कार्बन हो गया, ठीक है। कार्बन का एक बॉन्ड ये है, ठीक है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। तो कार्बन के पास टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 4, ठीक है। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए आप यहाँ पर या तो CH3 रख लीजिए या तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ऐसे आपको सिंगल बॉन्ड के बजाय यदि आपको डबल बॉन्ड देखना है तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका CH, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड CH, ठीक है। या तो इसको ऐसा समझ सकते हैं C डबल बॉन्ड C, और यहाँ से आपका 2 बॉन्ड बन गया, ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सिंगल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड को भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन है और यहाँ से इसने ट्रिपल बॉन्ड से ऐड करके यहाँ पर देखिए ये बना लिया, ठीक है। तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसको अभी हम डिटेल्स में समझते हैं।
हर एक टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें ये आपको समझाना जरूरी है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है और ये किस प्रकार से इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हमें समझना यहाँ है डियर कि हाइब्रिडाइजेशन जो sp, sp2 और sp3 होता है, इसको हम कैसे पता लगाएं कि ये किसमें कौन सा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास मान लीजिए मेथेन है, ठीक है, मेथेन है। अब मेथेन को लिखने का तरीका अभी हमने आपको समझा दिया कि ये है आपका कार्बन और आपके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये आपका लिखने का तरीका हुआ, ठीक है, ये है आपका मेथेन, ठीक है। तो डियर यहाँ पे एक बात आपको ये भी समझना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, ये मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड है और ये मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो डियर जो सिंगल बॉन्ड होता है ये जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होता है इसमें एक जो है सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है, यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक पाई है, यदि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें जो है 2 पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस बांड को यानी सिग्मा और पाई बांड को देखकर भी हम संकरण को आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको फिर से हम अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, यदि सिंगल बांड है तो सिग्मा, डबल बांड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है, यदि ट्रिपल बांड है डियर तो यहाँ पर 2 पाई और एक सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अब ये बात संकरण समझने में आसानी होगी कि यदि डियर किसी में 2 सिग्मा बांड हों, ठीक है, 2 सिग्मा बांड हों, तो आपको ध्यान देना है कि उसमें जो संकरण होता है कौन सा होता है, sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से आपको समझना है कि यदि किसी में किसी स्ट्रक्चर को आपने देखा और यदि उसमें 2 सिग्मा, ठीक है, मिलते हैं तो वो कौन सा संकरण होगा, वो sp संकरण होगा या sp हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। यदि मान लीजिए उसमें 3 सिग्मा मिले तो 3 सिग्मा बांड उपस्थित हैं तो वो होगा डियर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण, ठीक है। तो अगर 2 सिग्मा है तो sp, यदि 3 सिग्मा है तो sp2। इसी प्रकार से डियर यदि 4 सिग्मा उपस्थित हैं, 4 सिग्मा बांड उपस्थित हैं तो होता है क्या, sp3, ठीक है। तो आपको ध्यान देना ये हो गया sp3 संकरण, ठीक है। तो अपन कार्बन के विषय में देख रहे हैं और अभी अभी हमने आपको समझाया कि कार्बन के पास, ठीक है, केवल 3 ही संकरण मिलते हैं, sp, sp2, sp3। क्यों? क्योंकि जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल किसमें, s और p सब सेल में जाते हैं, ना कि d में जाते हैं। इसीलिए हम केवल sp, spt और sp3 को यहाँ पर पढ़ते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है कि यदि 2 सिग्मा बांड है तो sp, 3 सिग्मा बांड है तो sp2 और 4 सिग्मा बांड है तो इसको क्या कहेंगे, sp3 कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको लगाने में बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता है कि एक सिंगल बांड यहाँ है तो एक सिग्मा हो गया, देखिए ये दूसरा बांड है, ये दूसरा सिग्मा, ये आपका तीसरा सिग्मा, ये आपका चौथा सिग्मा। तो आपको पता है कि एक जो लाइन है, एक जो बांड है, ये क्या है, सिग्मा का काम करता है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर सिग्मा कितने हो गए, 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा जब होते हैं तो कौन सा संकरण होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। तो इसका मतलब जो मेथेन है, मेथेन के पास डियर है sp3 संकरण या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो मेथेन के पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो डियर इसी प्रकार से मान लीजिए हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए वो दिया गया है आपका C2H4, ठीक है। C2H4 को देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C और यहाँ से हो गया आपका H और यहाँ से हो गया H, ठीक है। ये है आपका एथिलीन या इसको C2H4 कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको अभी भी बताया गया कि जो एक सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा है, यहाँ पर देखिए सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है। यहाँ ध्यान देना है कि इसमें जो है अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कार्बन की यदि हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें, इन दोनों कार्बन के संकरण को देखें, तो देखिए इस कार्बन के बगल में देखिए 1 2 3, इसमें कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आपको अभी अभी बताया गया कि यदि किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो कौन सा संकरण है, sp2 होता है। इसका मतलब इस कार्बन के पास कौन सा संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे कार्बन को यदि हम देखें तो यहाँ से देखिए 1 2 3, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड उपस्थित होते हैं डियर तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है आपका एसिटाइलिन, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है, देखिए ये क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एक सिग्मा। यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। यहाँ पर देखिए सिंगल है तो 1 सिग्मा होगा। अब यदि हम दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन समझें तो यहाँ से देखिए 1 2, तो इस कार्बन के पास कितना 2 सिग्मा है। तो जब 2 सिग्मा होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp होता है। तो यहाँ से इस कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है।
दूसरे कार्बन के पास देखिए 1 2, यहाँ पर भी 2 सिग्मा है, यानी इस कार्बन के पास भी क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर को यदि आप बनाना सीख लिए हैं और इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड को आपने बनाना सीख लिया है, ठीक है, तो यदि 2 सिग्मा होगा तो sp, 3 सिग्मा होगा तो sp2, 4 सिग्मा होगा तो sp3। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को सीखकर आप आसानी से किसी भी जो है स्ट्रक्चर में आप हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर आपको फिर से इसको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि sp, sp2 और sp3 संकरण जो है किस प्रकार से आप पहचानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है देखिए दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एवरी कार्बन। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो है संख्या बताना है कि कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि उसके प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संकरण है। ठीक है, तो इसको हिंदी और इंग्लिश में हमने दोनों समझा दिया, तो किसी भी मीडियम के विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको देखिए लिखने का एक तरीका है, इसको सबसे पहले आप इसको ये लिखा है कंडेंस फॉर्म में, इसको आप फैला के लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए कार्बन पहला, ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, ये हो गया आपका तीसरा कार्बन, ये हो गया आपका चौथा कार्बन। ठीक है, इसमें कितने 1 2 3 4 4 कार्बन है, हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने 3 है, देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन को आपको ऐसे दिखा देना है। दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से देखिए 1 2, तीसरे पास भी 2 हैं 1 2, और लास्ट वाले के पास 3 हाइड्रोजन है 1 2 और 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिख लेना है इसको। ठीक है, बॉन्ड लाइन या इसे बॉन्ड नोटेशन लाइन कहते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए आपको यहाँ से इस कार्बन के पास ध्यान देना है चारों तरफ। यहाँ देखिए एक बॉन्ड है तो यहाँ पर 1 सिग्मा होगा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा। ठीक है, ये देखिए आपका 5वां, ये छठा, ये 7, ठीक है, ये ठीक है, ये जो है जहाँ जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं वो सभी क्या है, सिग्मा है, अभी भी आपको बताया गया है। तो यहाँ से यदि कहेगा, यदि डियर क्वेश्चन में कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बताइए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल के लिए आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका 13 सिग्मा है और पाई क्या है, पाई आपके 0 है। ठीक है, इसमें 0 पाई है और आपके 13 सिग्मा जो है इसमें प्रेजेंट है। अब आपको ध्यान देना है कि एवरी कार्बन के पास बताइए, तो देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सिग्मा है। ठीक है, इस कार्बन के पास पूछेगा तो देखिए वहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 सिग्मा है। यहाँ इस कार्बन के पास देखेगा, देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 सिग्मा है। और इस कार्बन के पास पूछेगा तो एवरी कार्बन के पास कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और अभी अभी आपको बताया गया है कि यदि किसी कार्बन के पास जो है आपका 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, वो sp होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो आपका क्या होगा, sp2 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp3 होगा। देखिए प्रत्येक कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। तो प्रत्येक कार्बन के पास डियर sp3 sp3 sp3, ठीक है, sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होंगे प्रत्येक कार्बन के पास। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH, यहाँ से हो गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना है। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बॉन्ड लाइन में लिखना है। देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो देखिए 1 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपने लिख लिया। यहाँ से देखिए आपका डबल बॉन्ड है तो लिख दीजिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है तो आपको लिखना है। यहाँ देखिए सिंगल हाइड्रोजन है, आपको लिखना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लिख देना है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब आपने इस तरीके से लिख दिया है, अब आपको आसान हो गया इसको पहचानना। अब देखिए आपको डियर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी सीख लेनी है कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, सब मिलाकर, ठीक है, आपकी वैलेंसी 4 ही होनी चाहिए। यदि 4 से ज़्यादा हो गई तो आपका ये भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं 4 वैलेंसी प्रत्येक कार्बन के पास है कि नहीं है। देखिए ये कार्बन है आपका, इसके पास 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं, 4 वैलेंसी है, इसका मतलब ये सही है। इस कार्बन को चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, देखिए ये भी 4 वैलेंसी है, ये भी इसका मतलब सही है। यहाँ इस कार्बन को देखते हैं 2 3 4, ये भी 4 है। इसको देख लेते हैं 2 3 4। इस प्रकार से जब आपको डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड किसी का भी स्ट्रक्चर आए तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि कार्बन के चारों ओर क्या 4 वैलेंसी है। यदि 4 वैलेंसी है डियर, तभी वो
आपका सही है। अगर अदरवाइज यदि 4 से ज़्यादा है तो वो, या 4 से कम है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये जो है आपका स्ट्रक्चर जो है गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है। यदि डियर आपको इसमें तो आप पहचान गए, अब यदि मान लीजिए कंडेंस फॉर्म में दिया है तब कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, आपको बांड लाइन और ये हाइड्रोजन की संख्या को जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन 2 बांड, तो आप 4 हो गया, यानी इसकी कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4 हो गई। क्योंकि हाइड्रोजन के क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ देखिए क्या है, एक वैलेंसी का काम कर रहा है, इसलिए ये कंडेंस फॉर्म में चूंकि लिखा हुआ है, इसलिए ये भी एक वैलेंसी होती है, यानी जितना हाइड्रोजन उतनी वैलेंसी। तो 2 हाइड्रोजन 2 वैलेंसी हो गई, 2 बांड, तो 2 बांड हो गया, 2 वैलेंसी ये हाइड्रोजन की, 2 2 4। यहाँ देखिए 2 एक 3 बांड और एक वैलेंसी हाइड्रोजन की, ये भी 4 है, यानी ये भी कार्बन कंप्लीट है। यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे देखिए 2 बांड, ये 3 बांड और एक हाइड्रोजन का बांड, ठीक है, तो यहाँ हो गया टोटल 4, ये भी सही है। और यहाँ देखिए 2 बांड और 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी, यानी 2 2 4, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी एक वैलेंसी का काम करता है, एक बांड का काम करता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, कार्बन के चारों तरफ 4 ही होने चाहिए, 4 से ना तो कम ना तो ज़्यादा। यदि 4 से ज़्यादा या कम होते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अब हम पहचान लेते हैं, देखिए ये जो कार्बन है इसके पास एक सिंगल बांड, यहाँ पर एक सिंगल बांड, यहाँ देखिए डबल बांड है, तो एक पाई हो गया और एक सिग्मा हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही बांड है, सिग्मा सिग्मा, यहाँ सिग्मा और पाई, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, ठीक है। यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बांड पूछेगा क्वेश्चन में, कुल सिग्मा और पाई बंदों की संख्या बताइए, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका मतलब इसमें 9 सिग्मा है, पाई कितने हैं 1 2, ठीक है। इसके पास 2 पाई है, ठीक है, और 9 सिग्मा है, ठीक है। अगर प्रत्येक कार्बन पर पूछेगा तो चलिए प्रत्येक कार्बन पर देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपका इस कार्बन के पास कितने हैं 3 सिग्मा है, इसके पास कितने सिग्मा हैं, यहाँ देखिए 1 2 3, ये जो है सब में कॉमन है ये वाला, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या है 3 सिग्मा। इसके पास देखिए 1 2 3, यहाँ भी आपके 3 सिग्मा है। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 सिग्मा। तो प्रत्येक कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। तो आपको ध्यान देना है कि जब 3 सिग्मा किसी पर होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 होता है, यानी एवरी कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी sp2 हो गया, यह भी sp2 हो गया, और ये भी sp2 हो गया, और ये भी sp2। तो प्रत्येक कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यदि टोटल नंबर पूछेगा तो आपको बताना है 9 सिग्मा, टोटल पाई पूछेगा तो आपको बताना है 2 पाई हैं। एवरी कार्बन यानी प्रत्येक कार्बन के पास जो है नंबर आप सिग्मा एंड पाई बांड पूछेगा तो आपको बताना, देखिए यहाँ इसके पास आपके कितने हैं 3 सिग्मा बांड है और 1 पाई है, ठीक है। इसके पास भी 3 सिग्मा बांड 1 पाई है, ठीक है। यहाँ देखिए 3 सिग्मा बांड 1 पाई है, 3 सिग्मा बांड 1 पाई है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक कार्बन के पास 3 सिग्मा और 1 पाई प्रेजेंट हैं, और प्रत्येक का हाइब्रिडाइजेशन भी हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ से एक बात ये भी समझना है, कभी कभी क्वेश्चन में डियर आपको घुमा के पूछता है कि बताइए सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझ लीजिए, जब आपको क्वेश्चन में सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन बताइए, तो आपको क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से जब इलेक्ट्रॉन का नाम ले लेगा तो आपको 2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। जितना नंबर आपका सिग्मा और पाई का आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसका क्वेश्चन जो है लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया गया है CH3 CH2 CH डबल बांड CH सिंगल बांड CH3, इसी का मान लीजिए निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं कि इसकी बैलेंसी कब, देखिए 3 हाइड्रोजन 1 बांड, तो यहाँ 4 है, ये सही है। 2 हाइड्रोजन 2 बांड, ये भी क्लियर है। यहाँ देखिए 2 1 3 बांड 1 हाइड्रोजन, यानी 4 हो गया, ये भी सही है। 2 1 3 1 4, यानी ये भी सही है। 3 1 4, यानी ये भी सही है, ठीक है। अब इसको इसी रूप में निकाल सकते हैं, या तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाइड्रोजन पहले कार्बन के बाद 3 है, तो देखिए दिखाइए 1 2 3, यहाँ से देखिए इसके पास 2 हैं तो 2 दिखाइए, इसके पास 1 है, एक दिखाइए। डबल बांड है, बना दीजिए डबल बांड। यहाँ देखिए इसके पास 1 सिंगल बांड, यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ से यदि टोटल नंबर पूछेगा सिग्मा बांड, तो ये देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा 1 पाई, यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर कितना है 14 सिग्मा है और पाई 1 पाई है, ठीक है। तो 14 सिग्मा 1 पाई,
यहाँ हम कह सकें यदि इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हो जाएगा 28 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन पे पूछेगा तो आपको बता देना है 1 2 3 4। यहाँ देखिए 4 सिग्मा है, यानी 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन पे देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन को देख लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ से आपका 3 सिग्मा है यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ भी देखिए 3 सिग्मा है, देखिए 1 2 3, तो यहाँ भी आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, लास्ट वाले देखिए 4 सिग्मा 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये रखेगा। तो इस तरीके से आपको sp sp2 और sp3 संकरण को, सिग्मा और पाई बांड को हमने आपको जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से कर लेना है। डियर स्टूडेंट, यदि आप चाहते हैं कि इसको इस तरीके से ना लिखकर ऐसे ही जान लें, तो यहाँ से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन होता है डियर वो भी एक सिग्मा बांड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 3 हाइड्रोजन यानी 3 सिग्मा बांड और एक सिंगल बांड तो सिग्मा होता ही है, तो 3 1 4। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा हो गए। तो 4 सिग्मा बांड होते हैं तो कौन सा संकरण sp3 होता है। ठीक है, यदि आप इसको ना बनाना चाहें तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं आसानी से। देखिए 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2 सिग्मा होगा, ये 3 1 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 सिग्मा यहाँ भी है, इसका मतलब इसके पास भी sp3 है। यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बांड ये हुआ, यहाँ देखिए आपका एक सिग्मा एक पाई में एक सिग्मा है, तो 1 1 2, ठीक है, और ये 3, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बांड है, इसका मतलब 3 सिग्मा बांड कौन से sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। यहाँ से भी हम देखें, देखिए 1 ये आपका 2 और ये 3, तो यहाँ से 3 सिग्मा बांड यानी ये भी क्या हो गया sp2 हो गया। यहाँ से देखिए एक बांड है यानी एक सिग्मा तो है ही, 3 हाइड्रोजन यानी 3 सिग्मा, तो 3 1 4, यहाँ से आपके हो गए 4 सिग्मा, यानी यहाँ भी क्या हो गया sp3 आपके हाइब्रिडाइजेशन हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको सिग्मा बांड पाई बांड को जो है आसानी से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, और आपको sp sp2 और sp3 को पहचानना बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।